नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो अब तक हम मालगुडी डेज की 21 शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम मालगुडी डेज की जो 22 से शॉर्ट स्टोरी है, अ विलिंग स्लेव यानी कि इच्छा से गुलाम, उसको देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर पहले वाली शॉर्ट स्टोरीज नहीं देखी है, जो कि हम 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है और आप चैनल पर जाकर भी वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर और देख सकते हैं सारी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। अ विलिंग स्लेव यानी कि इच्छा से गुलाम। घर में कोई भी उसका नाम नहीं जानता था। कोई यह भी नहीं सोच सकता था कि आया के अलावा भी उसका कोई और नाम है। यहाँ एक लेडीज़ की बात है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है, तो उसका नाम है आया, मतलब कि घर में सब उसको आया कहकर बुलाते हैं। तो आया के अलावा भी उसका कोई नाम है। बच्चों में से कोई भी ये नहीं जानता था कि परिवार में वह कब आई थी। जब वह आई थी तब उसका बड़ा बच्चा 6 महीने का था। अब वह 17 साल का था। मतलब कि जब वो आया, इस परिवार में आई थी ना, तब बड़ा बच्चा 17 साल का था। मतलब 17, अब वो 17 का है और वो 6 महीने का था, यानी कि आया को आए हुए इस घर में 16.5 साल हो चुके थे। तो 17 साल का था और कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद 5 बच्चे थे। सबसे छोटा 4 साल का था, यानी कि टोटल उस घर में 5 बच्चे थे। बड़ा ही बड़ा था 17 साल का, और उसके बाद 5 और बच्चे थे, 6 बच्चे थे टोटल। और सबसे छोटा था ना, वो 4 साल का था। हर बच्चे के साथ आया फिर अपना बचपन शुरू कर लेती थी। उनके साथ तब तक उनकी उम्र की बराबरी करती जब तक वे बड़े होकर आगे न बढ़ जाते और उसे पीछे छोड़ देते। फिर वह नए बच्चे के साथ उसकी उम्र पर वापस आ जाती और उसके साथ आगे बढ़ने लगती। कहा जा सकता था कि जिस उम्र तक वह आगे जा सकती थी वह 6 वर्ष थी। मतलब कि वो जो 5 6 बच्चे थे टोटल, तो आया है ना, उनका देखभाल मतलब ध्यान तब तक रखती थी जब वो 6 साल के हो जाते थे। जब एक बच्चा 6 साल का हो जाता था ना, तब वापस जो नया बच्चा पैदा होता था तो उसकी देखभाल में लग जाती थी। ऐसे करके उनके 6 बच्चे थे। आया के नहीं थे ये, जिस घर में आया रहती थी उनके 6 बच्चे थे। अगर अगर वह इस सीमा को तोड़ती तो उसे बड़ी परेशानी कर सकती थी। उदाहरण के लिए, वह नौकरों को दुनिया में, मतलब नौकरों की दुनिया में, जिनमें से एक रसोइया था, एक माली था, एक उसका सहायक, 2 नौकर और एक नौकरानी थी। याद रखना है कि उस घर में और कौन कौन थे। तो एक तो रसोइया था, एक माली था, एक माली का सहायक था, 2 नौकर थे और एक नौकरानी थी। बहुत अजीब महसूस करती थी, इनकी इनके बीच में वो बहुत अजीब महसूस करती थी। उनकी बातें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जो भी बातें करते वे करते सब अपनी मालकिन को जाकर बता देती थी। जो भी बातें वो मजदूर करते थे ना वहाँ थे, वो सारी अपनी मालकिन को जाकर बता देती थी आया। मालिक को एक दफ़ा मालिक के बारे में उसने जो राय व्यक्त की थी उसके कारण नौकरी से हाथ धोने की नौबत आ गई थी, क्योंकि आया ने यह बात जाकर मालकिन को बता दी थी। मतलब कि मालिक के बारे में कुछ कोई बात उसने मालकिन को बता दी थी, तो उसकी खुद की नौकरी जाने पर आ गई थी आया की। नौकरों की दुनिया में उसे कोई पसंद नहीं करता था, मतलब कोई भी नौकर उसे पसंद भी नहीं करता था। वह वक्त का भी हिसाब रखती थी और कोई देर से आता तो उसकी नज़र से बच नहीं सकता था। जब कभी वह किसी को देर से आते देखती तो इतनी ज़ोर से चीखती कि मालकिन को सुनाई पड़ जाता और उस पर जुर्माना टूट जाता। यह काम उसने खुद ही अपना लिया था और वह घर पर बच्चों को पढ़ाने आने वाले मास्टर पर भी नज़र रखती थी। वह हर सवेरे आता और बच्चों को अर्थमेटिक और अंग्रेजी पढ़ाता। अर्थमेटिक यानी कि गणित, गणित और अंग्रेजी पढ़ाता। अर्थमेटिक याद रखना है आपको कि अर्थमेटिक और इंग्लिश पढ़ाता था। आया मास्टर जब तक पढ़ाता उसके इर्द गिर्द घूमती रहती, क्योंकि उसे डर लगता कि वह बच्चों से मारपीट न करे। सब टीचर उसे दुश्मन लगते थे और स्कूल जेलें जैसी लगती थी। उसका विश्वास था कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजकर अच्छा नहीं करते। उसे याद था कि कैसे उसके 2 बच्चे जो अब बाबा बन चुके थे, मतलब कि उसके जो 2 बच्चे थे अब वो बाबा बन चुके थे, जब स्कूल से घर आते तो उससे एक दवा खरीदने के लिए 3 पैसे मांगते। यह मलहम वह अपने बदन पर लगाते जिससे उनकी खाल अगले दिन बेंत खाने के लिए तैयार हो जाए। मतलब कि जो आया के बच्चे थे ना 2, वो क्या है कि क्या करते थे कि घर आते थे और घर आकर पैसे मांगते थे और उसे एक मलहम लेकर आते थे और मलहम को अपने शरीर पर लगाते थे, ताकि अगले दिन स्कूल में मार पड़ेगी ना तो वो सहन कर जाएंगे।
मतलब स्कूल में मारते थे, तो वो उससे बचने के लिए बेचारे मलहम लगाते थे। वे कहते थे कि स्कूल का इंस्पेक्टर ही बच्चों को ये मलहम लगाने की सलाह देता है। स्कूल का इंस्पेक्टर बच्चों को ये मलहम लगाने की सलाह देता है, और यह एक तरह से पढ़ाई का ही हिस्सा था। एक दो दफ़ा उसने पूछा भी था, तुम वहाँ बेत खाने के लिए क्यों जाते हो? हमें यह करना पड़ता है, लड़कों ने ऐसा जवाब दिया। यह हमारी पढ़ाई का हिस्सा है। शायद टीचरों को तब तक उनकी तनख्वाह नहीं मिलती जब तक वे हर रोज़ बच्चों को कई बार मार न लें। बुढ़िया को अध्यापकों के बारे में इससे ज़्यादा जानने का मौका ही नहीं मिला था, इसलिए वह ट्यूशन पर पढ़ाते वक्त पूरी निगरानी रखती थी। मतलब कि वो जो पढ़ाते ना, वो पूरी निगरानी रखती थी। अगर वह जरा जोर से भी बोलता तो वह एकदम कहती, इन फूल से बच्चों पर कोई ज़्यादती मत करना, ये आम बच्चे नहीं हैं। इनके साथ वह कुछ करोगे तो मालिक तुम्हें जेल पहुंचा देंगे, समझ लेना। उसने जो काम खुद अपने सिर पर उठा रखे थे, उनमें से एक यह भी था कि नान बाई का लड़का लोन पर साइकिल न चलाए। मतलब लोन मतलब वो जगह पर, वहाँ जगह पर साइकिल न चलाए। अखबार वाला नर्सरी में अखबार न फेंके। दोपहर को नौकर सोने न चले जाएं। मतलब वो घर का पूरा ध्यान रखती थी, नौकरों का भी। वह मेहमानों की देखभाल भी करती थी, उनके कपड़ों को उठाती रखती, और जब धोबी आता तो उन्हें धोने के लिए पकड़ा देती। और इस सब के अलावा जब घर के सब लोग बाहर चले जाते तो दरवाजे पर ताला लगाकर सामने पहरेदार की तरफ बैठी रहती। ये सब उसके मुख्य काम नहीं थे। मुख्य काम नहीं थे। जिस काम के लिए उसे 2 दफ़ा रोज़ खाना, 15 रुपये महीना और साल भर में 3 साड़ियाँ मिलती थी, उसमें वह दिन भर 12 घंटों व्यस्त रहती थी। मतलब कि उसको है ना, ये काम के लिए क्या मिलता था, 2 दफ़ा का तो खाना, यानी कि रोज़ सुबह शाम का खाना, 15 रुपये महीने मिलते थे उसको। 15 रुपये महीने उसकी सैलरी थी, 15 रुपये महीने, और साल भर में 3 साड़ियाँ उसको मिलती थी। सवेरे 6 बजे राधा, सबसे छोटी बच्ची, अब यहाँ पर जो घर की सबसे छोटी बच्ची है उसका नाम है राधा। सवेरे 6 बजे सबसे छोटी बच्ची ऊपर के सोने वाले कमरे से चिल्लाती, आया। और आया सारा काम छोड़कर बड़ी तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर भागती, क्योंकि जब तक वह पहुँच न जाती राधा की पुकार बंद नहीं होती थी। और जब आया उसकी चारपाई पर पहुँचकर वहाँ पहुँचती तो राधा पूछती कि आया, अब तक तुम कहाँ थी? तो आया कहती कि बिटिया यहीं तो थी तुम्हारे पास। फिर राधा पूछती कि सारी रात तुम मेरे पास ही थी? आया कहती हाँ, और क्या। फिर वो पूछती कि तुम सो रही थी या बैठी थी? आया कहती कि अरे मेरी राधा बिटिया, सो रही होती तो मैं कैसे सो सकती हूँ? मतलब तुम सो रही होती हो तो मैं कैसे सो सकती हूँ? मैं चाकू हाथ में लिए बैठी रही, अगर कोई बुरा आदमी आता तो मैं उसकी गर्दन काट लेती। फिर राधा कहती कि चाकू दिखाओ कहाँ है? फिर आया कहती उसे तो मैं नीचे रख कर आई हूँ। फिर आया कहती कि मुझे वह चाकू जरूर दिखाना। फिर आया कहती कि अरे बच्चे, चाकू थोड़ी देखते हैं, जब तुम बड़ी हो जाओगी, इतनी लंबी कि अलमारी का ताला छू सको, तब देखना चाकू तुम कितनी बड़ी होना चाहोगी। फिर आया वो कहती राधा कि इतनी की अलमारी तक पहुंच सकूं, तब मैं खुद बिस्कुट ले सकूंगी, ठीक है ना? फिर आया कहती कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम सवेरे देर तक सोती रहोगी तो लंबी नहीं होगी। जल्दी उठो, हाथ मुंह धोकर दूध पियो, तो देखना कि कितनी जल्दी बड़ी होती हो। 3 दिन पहले तुम बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे बुलाए बिना तुम जगकर तैयार हो गई थी। दूध का गिलास पीकर वह बगीचे में दौड़ जाती और आया से कहती, अब ट्रेन ट्रेन खेलें। राधा एक गुड़िया और 3 पहिए की गाड़ी निकालती। और 3 पहिए की गाड़ी निकालती। राधा गुड़िया को छाती से लगाए गाड़ी पर बैठती और आया बिल्कुल दोहरी होकर पीछे से गाड़ी धकेलती। अब गाड़ी ही ट्रेन बन जाती। फूलों के गमले स्टेशन होते और गोलाकार फार्म हाउस बेंगलोर शहर हो जाता। आया इंजन ड्राइवर का काम करती, गुड़िया राधा का रोल अदा करती। राधा कभी उसकी माँ बनती, कभी गार्ड बनकर ट्रेन को चलने या रुकने का हुक्म देती। आया कभी कभी रुककर थैली में से तंबाकू निकालती और उसकी एक चुटकी मुंह में डालती, तो राधा पूछती, ट्रेन क्यों रुक गई? तो आया कहती कि इसका पेंच ढीला हो गया है, मैं उसे ठीक कर रही हूँ। फिर राधा पूछती कि तुम कुछ खा रही हो आया? तो वो कहती कि लेकिन ये तंबाकू नहीं है, सिर दर्द की दवा है, मैंने स्टेशन से इसे खरीदा है। फिर राधा पूछती कि वहाँ दवा की दुकान है? तो आया कहती कि हाँ हाँ है। यह कहकर वह फूलों की झाड़ी की ओर इशारा करती।
राधा झाड़ी को देखकर कहती, डॉक्टर साहब, आया को सिर दर्द की अच्छी दवा देना, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। फिर बेंगलोर पहुंचकर ट्रेन देर तक रुकती। वहां आया को थोड़ी देर रेत पर लेटकर आराम करने के लिए कहकर राधा गुड़िया गोद में लेकर शहर घूमने निकल जाती। खेल तब तक चलता रहता जब तक राधा की मां नहाने के लिए उसे आवाज़ न देती। इसके बाद आया एक आध घंटे की छुट्टी पा जाती। जब वो नहाने जाती, दोपहर को वह नर्सरी में ढेर सारे खिलौनों के बीच बैठती। छोटे छोटे हाथी, घोड़ों, गुड्डे गुड़ियों और खाने पकाने के छोटे छोटे बर्तनों के बीच। वह इन सबसे बहुत ज़्यादा बड़ी, उससे 1 गज दूर राधा। दोनों में अलग अलग अपने घर थे। मतलब वो खेलते थे ऐसे, जिनमें से वे अपना खाना पकाती, पूजा करती, एक दूसरे से गपशप करती। राधा के लिए खट से उठकर उसके घर पहुंच जाना आसान होता, लेकिन उसे उठने बैठने में तकलीफ होती थी। इसलिए उसका सामने जरा सा झुक जाना ही राधा के घर आना मान लिया जाता था। खेल में ऐसा होता है कि वो थोड़ी सी आया झुक गई तो मान लिया कि हाँ मैं तुम्हारे घर आ गई है। घंटे भर ये खेल खेलने के बाद आया थक जाती और कहती, राधा रात हो गई है, अब सो जाना चाहिए, सवेरे भी तो जल्दी उठना है ना। राधा पूछती कि रात हो गई? तो आया कहती, हो गई, मैंने तो घंटे पहले रोशनी जला दी थी। यह कहकर आया किसी चीज़ की ओर इशारा करती जिसे लैंप मान लिया जाता। फिर राधा कहती कि गुड नाइट आया, अब तुम भी सो जाओ। राधा थोड़ी सी जगह साफ करके वहीं लेट जाती। फिर पूछती कि तुम सो गई आया? तो आया कहती कि तुम सचमुच सो मत जाना, खेल की तरह सोना। वह हर 5 मिनट में ये कहती, लेकिन राधा एकदम सो जाती। 4 बजे फिर आया का काम शुरू हो जाता। राधा रात को 8 बजे तक उसे दौड़ाती रहती। इसके बाद उसे सुला दिया जाता। बिस्तर पर लेटकर वह कहानियाँ सुनती। आया जमीन पर बैठकर उसे बंदर की कहानी सुनाती, जो सफ़ेद खड़ियों के बारे में लोटपोट कर कर राजकुमार बन गया और एक राजकुमारी से शादी कर ली। ऐसी वो कहानियाँ सुनाती। फिर किसी ने उसके बदन पर पानी उड़ेल दिया, जिससे उसकी सफ़ेदी धुल गई और असलियत निकल आई। तब उसे निकाल दिया गया। इसके बाद किसी धोबी को उस पर दया हो आई, तो उसने उसे नेला धुलाकर रंग पोत कर और बढ़िया इस्त्री करके फिर राजकुमार बना दिया, और राजकुमारी फिर उसके साथ रहने लगी। ऐसी वो कहानियाँ सुनाती। जब कहानी खत्म हो गई, राधा ने कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ खेलें। इस पर आया ने कहा, अब मैं बूढ़े को बुलाती हूँ। बूढ़े के नाम का एकदम असर होता, जो हमेशा से बच्चों पर होता आया है। वह घर के मैदान में कुत्ते के लिए बने घर में रहता माना गया है। मतलब कि वो बस ये कहती कि मैं बूढ़े को बुलाती हूँ, और राधा को लगता था कि कोई बूढ़ा है जो वो कुत्ते का घर बना हुआ है ना, उसमें रहता है। वह हमेशा आया को आवाज़ लगाता रहता है और दरवाज़ा तोड़कर भीतर घुस आता है और उसे उठा ले जाता है। आया हमेशा कड़े शब्दों में उसकी बात करती थी, मैं पीट पीट कर उसका भुर्ता बना दूंगी, बड़ा खतरनाक है बंदर की तरह, मुझे बिल्कुल चैन नहीं लेने देता, तुम सोओगी नहीं तो मैं कैसे उसे भगाऊंगी। ऐसा मतलब कि आया कहती। 3 महीने में एक दिन आया और अपने बालों में तेल डालती, कंघी करती, साफ सुथरी साड़ी पहनती, सबको नमस्कार करती और सायदा पेट जाती। मतलब कि जो आया थी वो 3 महीने में एक दिन सायदा पेट जाती थी तैयार होकर। यहाँ उसका घर था। अब याद रखना है कि आया का घर कहाँ पर था, तो सायदा पेट में उसका घर था, सायदा पेट। इतनी दूर उसके घर होने का सबूत हर महीने के पहले हफ्ते में मिलता, जब 2 गुंडे नुमा आदमी बंगले के पीछे खाली पड़े मैदान में उससे मिलने आते। इन्हें आया सायदा पेट की डाकू कहती थी। 2 गुंडे नुमा आदमी थे जो हर महीने के पहले हफ्ते में आया से मिलने आते थे गुंडे की तरह, और आया इन्हें सायदा पेट की डाकू कहती थी। उसकी मालकिन भी कभी कभी उससे पूछती कि तुम इन्हें इतना बढ़ावा क्यों देती हो, मतलब इन गुंडों को। अब वो आगे बताएंगे गुंडे कौन थे वो। फिर आया कहती कि क्या करूँ मालकिन, यह इन्हें 9 महीने पेट में रखने की सजा भुगत रही हूँ। इसका मतलब समझे आप कि जो वो 2 गुंडे नुमा आदमी थे ना, वो आया के दोनों बच्चे थे, जो कि अब वो बाबा बन गए थे। बाबा मतलब कि वही ऐसे फालतू आदमी। रखने की सजा भुगत रही हूँ। हर महीने की अपनी तनख्वाह वह दोनों में बांट देती थी। मतलब कि उसको जो तनख्वाह मिलती थी 15 रुपये, वो अपने दोनों बेटों में बांट देती थी। वह इतनी बूढ़ी, बीमार और लाचार हो चली थी कि लोग ताज्जुब करते कि वह कैसे बसों में चढ़ती उतरती है और कैसे घूम फिर कर वापस चली आती है। लेकिन शाम को ही वह वापस आ जाती और राधा के लिए गुप्त रूप से
पिपरमिंट की गोलियों की एक पुड़िया लाती, जो गुप्त रूप से इसलिए क्योंकि उसे अक्सर हिदायत दी जाती कि बच्चों को कोई गंदी सड़ी खाने की चीज़ न दी जाए। उसके बाद एक दिन वह सायदा पेट गई लेकिन शाम को वापस नहीं लौटी। अब एक दिन की घटना है कि वह सायदा पेट गई लेकिन शाम को वहाँ से वापस नहीं लौटी। राधा छज्जे पर खड़ी उसका इंतजार करती रही। दूसरे दिन भी वह नहीं लौटी। राधा ने रोना शुरू किया। उसकी माँ और घर के अन्य लोग भी बहुत परेशान हुए। कहने लगे वह कहीं गिर गिरा गई और मर गई होगी। बहुत बेवकूफ़ है ना। ताज्जुब यही है कि इससे पहले ये क्यों नहीं हुआ, या उसने अचानक लंबी छुट्टी करने का इरादा कर लिया होगा। ऐसे वो सब कहते। कोई कहता कि उसे निकाल देंगे, उसके बिना भी तो काम चलता रहेगा। पुराने नौकर अपने को बहुत ज़्यादा समझने लग जाते, उन्हें सबक सिखाया ही जाना चाहिए। ये सब उगर की बातें करते कि पुराने नौकर है ना, कुछ खुद को ज़्यादा समझने लग जाते हैं। 3 दिन बाद आया की मालकिन के सामने आकर खड़ी हो गई। आया है ना, घर की जो मालकिन थी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और नमस्कार किया। मालकिन उसे देखकर आधी खुश और आधी नाराज होने लगी और कहा कि अब तुम्हें फिर कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, या तुम हमेशा के लिए चली जाओ। तुम वक्त पर क्यों नहीं लौटी? तो आया जोर से हंसने लगी। उसका काला चेहरा लाल पड़ गया और आंखों में चमक आ गई। फिर मालकिन कहती कि बेवकूफ़, हंस क्यों रही हो, ऐसी क्या बात हुई? तो आया ने चेहरा साड़ी से ढक लिया और कहने लगी वह आ गया है। यह कहकर वह फिर खिलखिलाने लगी। फिर मालकिन ने पूछा कि कौन आ गया है? तो आया कहती कि मेरा बूढ़ा आ गया है। यह शब्द सुनते ही राधा ने जो वहाँ पर खड़ी थी आकर है ना आया से लिपट गई, उसे छोड़ दिया और डर कर रसोई में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मतलब पहले तो उससे लिपट गई, फिर उसे छोड़ दिया और डर कर रसोई में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मालकिन ने पूछा अरे कौन बूढ़ा? आया ने शर्माते हुए कहा मैं उसका नाम नहीं ले सकती। फिर मालकिन ने कहा कि तेरा पति? तो आया ने कहा कि हाँ। यह कहकर आया कसमसाई, वह चाहता है कि मैं उसकी देखभाल करूं और पका कर खिलाऊं। आया कहती है कि मेरा जो पति है वो चाहता है कि मैं उसकी देखभाल करूं और उसको पका कर खिलाऊं। जब मैं घर गई तो वो वहीं था, इस तरह बैठा था जैसे कभी घर छोड़कर गया ही न हो। मतलब कि जो उसका हस्बैंड था वो काफ़ी टाइम पहले घर छोड़कर चला गया था और उसके जो बच्चे थे वो भी कुछ काम धाम करते नहीं थे। तो आया यहाँ पर काम करती थी, इस घर में सारा ख्याल रखती थी। और अब उसका पति आ गया था और वो चाहता था कि वो उसके साथ ही रहे। फिर पहले तो मालकिन एकदम डर गई। वह बाहर बगीचे में बैठा है, मालकिन आप उससे बात करेंगी? मतलब कि वो आया कहती है। फिर मालकिन उठकर बाहर गई, देखा कि रास्ते पर एक काफ़ी बूढ़ा आदमी खड़ा है। मालकिन को सलाम कर बेवकूफ़ की तरह आंखें मिचमिचाया। आया ने डपट कर कहा। बूढ़े ने हाथ उठाकर सलाम किया और कहा मुझे थामी चाहिए। आया को नाम से पुकार कर सबको अजीब सा लगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि आया का असली नाम क्या था? थामी नाम था उसका, थामी। सबको अजीब सा लगा। वो कहता है कि अब मैं बूढ़ा हुआ हूँ, अब मेरे लिए ये खाना पकाएगी, उसे जाने दो। फिर मालकिन ने पूछा कि तुम जाना चाहती हो आया? तो आया ने चेहरा घुमा लिया और फिर हंसने लगी और कि बहुत साल पहले चला गया था, लंका के चाय के बागानों में काम करता रहा, क्या पता था वह लौट आएगा। सरकार ने उसे वापस भेज दिया है, अब उसकी देखभाल कौन करेगा? ऐसा आया कहती। आधे घंटे बाद वह घर से बाहर आई। पति गुलाम की तरह उसे ले जा रहा था। उसने बड़ी हरदीयता से विदा ली, लेकिन राधा रसोई से बाहर नहीं आई। आया रसोई के पास आकर उससे बाहर आने के लिए मिन्नतें करने लगी। राधा ने पूछा क्या बूढ़ा तुम्हें लिए जा रहा है? तो आया ने कहा कि हाँ बिटिया, बुरा आदमी है वह। फिर उसने राधा ने कहा कि कुत्ते का घर किसने खोला? क्योंकि उसको तो यही बताया गया था ना कि वो जो बूढ़ा है वो इस कुत्ते के घर में रहता है। तो राधा पूछती है कि कुत्ते का घर किसने खोला? तो आया कहती है कि किसी ने नहीं, उसने तोड़ डाला। फिर वो कहती राधा कि वह क्या चाहता है? तो आया ने कहा कि मुझे ले जाना चाहता है। फिर राधा ने कहा कि जब तक वह चला नहीं जाता मैं बाहर नहीं निकलूंगी, तुम जाओ, उसके आने से पहले चली जाओ। आया आधे घंटे तक राधा के बाहर निकलने का इंतज़ार करती रही और फिर चली गई। और इसी के साथ ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। और इसी के बाद जो आया थी जिसका नाम था थामी, उसका ओरिजिनल नाम थामी था,
तो थामी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए फिर चली जाती है। तो ये थी मालगुडी डेज की स्टोरी नंबर 22, अ विलिंग स्लेव, यानी कि इच्छा से गुलाम। तो हमने ये कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा स्टोरी में, और अगर आपको स्टोरी में मज़ा आया है और आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।